फाइनली लिनडोंग और लिन लांगटियान इनका बैटल समाप्त हो गया था और लिनडोंग को विजेता घोषित कर दिया गया था। अब आगे, अब इधर जो पर्पल एल्डर रहते हैं वो लिन जेंटियान को देखते और कहते हैं, अरे तुम तो वही हो ना, मुझे जितना याद आ रहा है जब तुम 20 से 30 साल के आसपास थे तभी तुमने ये क्लैन छोड़ दिया था। जेंटियान भी इन्हें पहचान जाते हैं, ये थे एल्डर लिनमू। पर्पल रोब्ड एल्डर के व्यवहार को देख करके जेंटियान भी काफी प्रभावित होते हैं और सबसे बड़ी बात ये थी कि पर्पल एल्डर को जेंटियान का नाम पता था। अब इस समय एल्डर लिनमू कहते हैं, क्योंकि उस टाइम तुम एक बैटल में फेल हो गए थे इसलिए तुम्हें वो पनिशमेंट मिला था। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम क्लैन को ब्लेम नहीं करोगे। जेंटियान भी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है और उस बैटल के लिए मैं ही जिम्मेदार था, फेलियर के लिए। और इन्हें भी मालूम था जेंटियान को कि लिनमू से बात कर पा रहे हैं ये लिनडोंग के कारण हुआ है। और लिनमू इस समय इनसे कहते हैं कि अब से मतलब तुम्हारा स्टेटस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम यान सिटी रहना चाहते हो या यहाँ पर। ये सुन करके जेंटियान काफी खुश होते हैं। ये इनका वर्षों का, दशकों का एक इंतजार था जो शायद अब फाइनली पूरा हो चुका था। इमोशन के कारण ये बोल भी नहीं पा रहे थे। लिनडोंग भी इनसे कहता है, फिलहाल आप लोग लिन सिटी में वेट करिए, फ्यूचर प्लान्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये पर्पल रोब्ड एल्डर को फॉलो करने लगता है। दोनों सिटी के बीच से गुजर रहे थे और लिनमू कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि ब्रांच फैमिली से तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बंदा निकलेगा। लिनडोंग भी बस स्माइल देता है इनको और ये कहते हैं, फ्यूचर में शायद तुम मेन फैमिली में एक अलग ही लेवल पर तुम्हारा पोजीशन रहेगा। पर ये फिलहाल लिनडोंग को सावधान भी करते हैं कि लिन फैमिली जो मेन फैमिली है उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है, पॉलिटिक्स वगैरह चलते रहते हैं। अब ये लोग फाइनली एक हॉल के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर सभी लिन क्लैन के एल्डर्स बैठे हुए थे और सबसे ऊपर लिन क्लैन के लीडर लिन फान थे। लिनडोंग यहाँ पर सबको ग्रीट करता है। अब ये तुरंत ही कहते हैं, मैं ज्यादा बकवास तो करूंगा नहीं। और ये सीधा लिनडोंग से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है ग्रेट यान एम्पायर का बैटल ऑफ सीड्स? लिनडोंग नाम ऐसा लाता है। अब ये इसको पूरी कहानी सुनाते हैं कि हर 20 साल पर ग्रेट यान एम्पायर में एक बैटल होता है जिसे कि बैटल ऑफ सीड्स कहा जाता है। ये यंगर जनरेशन के लिए एक टेस्ट होता है कि मतलब पूरे यान एम्पायर में टॉप लेवल का बंदा कौन है। और तुम कह सकते हो ग्रेट यान एम्पायर में सबसे टैलेंटेड लोग ही इसमें जाते हैं। और ये कहते हैं कि शुरुआत में हम लांगटियान को ही भेजने वाले थे, पर तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम बैटल ऑफ सीड्स में भी जा सकते हो। लिनडोंग ज्यादा बैटल में इंटरेस्ट रखता नहीं था। अब इसके हाव भाव को देख करके लिन फान स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या तुमने कभी ग्रेट यान एम्पायर का सैक्रेड स्पिरिट पूल के बारे में सुना है? अब ये जैसे ही सुनता है लिनडोंग, इसकी आंखें खड़ी हो जाती हैं। इसके बारे में इसने सुन रखा था। ये बेसिकली एक लेजेंडरी पूल है। ये जो पूल है एंशिएंट मिथिकल बीस्ट के ब्लड से बना है और इसमें अगर कोई नहाए तो उसका पावर काफी ज्यादा कंडेंस होता है और उसके फ्यूचर में निर्वाणा स्टेज में जाने के चांसेस कहीं बढ़ जाते हैं। अब इनसे लिनडोंग लगातार पूछने लगता है, क्या सच में वो चीज एग्जिस्ट करती है? अब ये लिनफान बोलते हैं, ये एग्जिस्ट तो करता है पर नॉर्मल इंसान के परे है ये। अब ये फिर से पूछते, क्या तुम अब बैटल ऑफ सीड्स में इंटरेस्टेड हो? हंसते हुए लिनडोंग चुप रहता है। लिनडोंग अभी सोच रहा था इसको क्यों अलाउ कर रहे हैं लिन क्लैन वाले जाने के लिए। लिनडोंग इनसे पूछता है, सैक्रेड स्पिरिट पूल से बाहर आने के बाद क्या? ये सुन करके लिन फांग भी एक बार को चौंक जाते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सैक्रेड स्पिरिट पूल से 5 लोग ही बाहर आएंगे, मतलब उस कंपटीशन से, और वो लोग फाइनली द 100 एम्पायर वॉर के लिए फाइट कर सकते हैं। अब ये नाम जैसे ही लिनडोंग सुनता है ये अपने पंजों को सिकुड़ने लगता है। आंखें इसकी गर्म हो चुकी थी और इस समय मानो लिनडोंग एक पुराने मेमोरी में खो गया हो, यादों में खो गया था। और ये बात थी 2 साल पहले की, जहाँ पर इसका एक लड़की से मुलाकात हुआ था एंशिएंट टॉम में। वो थी लिंग किंगजो और उसने इससे कहा था कि जब तुम कैपेबल हो जाओ और 100 ईयर ऑफ बैटल में अगर आ सको तो वहां मिलेंगे। और ये पहली वुमेन थी जिससे कि लिनडोंग भी प्रभावित हुआ था और इसके प्यार में पड़ गया था। पर इसके और किंगजू के बीच का रिलेशन थोड़ा अटपटा था। ऐसे देखा जाए तो लांगटियान को हराने के लिए इसने इतना मेहनत किया था, पर दूसरा भी इसका मेहनत था। इसके सपनों में हमेशा किंगजू रहती थी, उसे पाने के लिए भी ये अपने को पुश करते रहता था। और इसको मालूम था लड़की काफी कोल्ड इंटेंट वाली है, मे बी मेड्यूसा से भी ज्यादा कोल्ड। पर लिनडोंग भी इस पर गिव अप नहीं करना चाहता था। और उस समय इसने एक रात, क्योंकि दोनों शायद किसी मंत्रों से मानो सम्मोहित थे, तो इन्होंने एक साथ बिताए थे। तो लिनडोंग उस समय का वेट कर रहा था जब ये किंगजू से मिलेगा और इसे हमेशा उन 2 सालों से वही 4 शब्द याद थे, द 100 एम्पायर वॉर। अब लिनडोंग एक गहरी सांस लेता है, ये लिनफान की तरफ देखता है और सीधा कहता है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। और मन में कहता है, लिंग किंगजो मेरा वेट करना। आंखों में इसके एक अलग ही दृढ़ निश्चय था। ये देख करके लिनफान भी अब स्माइल देते हैं। अब इन्हें भी काफी उम्मीद था क्योंकि वहां पर लांगटियान भी रहेगा, लिनडोंग भी रहेगा, शायद लिन क्लैन का नाम और भी ज्यादा फैले। उसके बाद लिनडोंग इनसे पूछता है, क्लैन लीडर क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 100 एम्पायर वॉर ये है क्या चीज? अब ये बोलते हैं, जैसा कि तुम नाम से देख सकते हो ये 100 एम्पायर्स का लड़ाई है, बैटल है। उसके बाद ये कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है ग्रेट यान एम्पायर के बाहर क्या है? लिनडोंग स्माइल करता और कहता है, नहीं। लिनडोंग मतलब 2 साल से घूम रहा था पर इसे थोड़ा बहुत ही पता था कि ग्रेट यान एम्पायर के बगल में भी कई ऐसे देश हैं, पर वो क्या है इसे पता नहीं था। अब ये बताते हैं कि यान एम्पायर के बगल का जो रीजन है
उसे जुआन रीजन कहा जाता है। और जुआन रीजन 4 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और हमारा यान एम्पायर ईस्ट जुआन कॉन्टिनेंट में आता है। उसके बाद ये बोलते हैं बाकी जो 3 कॉन्टिनेंट है उनके बारे में भी मैं बहुत कम जानता हूँ, और तुम उस कंपटीशन को फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कह सकते हो। और वहाँ पर काफी गिफ्टेड लोग आते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि 100 एम्पायर ही आते हैं, पर दुनिया काफी बड़ी है, मे भी उससे ज्यादा ही आते हैं, और मेरी भी उसके बारे में समझ काफी कम है। और तुम्हें इतना बता दूं कि ईस्टर्न जुआन कॉन्टिनेंट में ग्रेट यान एम्पायर कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा देश नहीं है, कोई पावरफुल देश नहीं है। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक गहरी ठंडी सांस लेता है। इसे समझ में आता है कि जब ग्रेट यान एम्पायर से 5 लोग जाएंगे और ये यान एम्पायर के क्रीम लोग होंगे, आप सोचो तो बाकी लोग कितने पावरफुल होंगे। और इनका यान एम्पायर जब इतना वीक है बाकी क्लैन के मुकाबले, और ये बोलते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक सिंगल अपने पंच से पूरे यान एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इनका कहना भी ये था कि जो 100 एम्पायर वॉर होता है इसे सुपर सेक्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। सुपर सेक्ट मतलब सुपर क्लैन, और उनका एक बंदा एक पूरे देश को खत्म करने के लिए काफी है। और सुपर सेक्ट में मिनिमम रिक्वायरमेंट एंट्री की निर्वाणा लेवल है, और अगर तुम सुपर सेक्ट तक पहुंच गए तो लिन क्लैन को भी काफी फायदा होगा। और ये बोलते तुम्हें मालूम है कि लिन क्लैन क्यों इतना पावरफुल है नहीं, मतलब बाकी लोगों से, फिर भी ये हम 200 साल से ज्यादा हो गए फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 200 साल पहले की बात है हमारे लिन क्लैन के एक एंसेस्टर थे और वो 100 एम्पायर वॉर में गए हुए थे। हालांकि वो उस कॉम्पिटिशन को जीत तो नहीं पाए थे, बट सुपर सेक्ट के लेवल तक पहुंच गए थे, तो हमें काफी रिवॉर्ड रिसोर्सेस मिले थे, उसी की वजह से हम इतने पावरफुल हैं। उसके बाद से आज तक कोई वैसा निकला नहीं कि जो उस कंपटीशन में जाकर के तहलका मचा सके। अभी समय लिंगडोंग भी सोचने लगता है कि क्या ये लिंग किंग्सो किसी सुपर सेक्ट की एक मेंबर है, क्योंकि वो काफी टैलेंटेड थी। और उसकी नजर में जब लांगटियांग एक कीड़ा है तो आप सोच ही सकते हो लिंगडोंग एक बार फिर से ख्यालों में खो जाता है। अभी समझने लगता कि लिंग किंग्सो इसकी आइडेंटिटी काफी हाई लेवल की है, तो अगर वो बैटल 100 ईयर बैटल में से जाना है तो पहले इसे बैटल ऑफ सीड में टॉप 5 में आना पड़ेगा। अब लिंगडोंग भी एक बार सोचता है शायद वो जो 9 हेवेंस के एक एल्डर मिले थे, मे बी उनका भी क्लैन एक सुपर सेक्ट है, क्योंकि अंकल मार्टिन ने भी इसे कहा था कि वो क्लैन काफी पावरफुल है, उनसे वो भी एक बार को डरते हैं। अब ये लिन फान लिंगडोंग से कहते तुम अभी 100 एम्पायर बैटल के बारे में मत सोचो, पहले तुम बैटल ऑफ सीड पर फोकस करो। लिंगडोंग इनकी बात से सहमत था। तो बैटल ऑफ सीड में 4 ये तो ग्रेट क्लैन हो गए, फिर एक रॉयल फैमिली हो गई, और भी कई सारे पावरफुल सेक्ट हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। तभी लिनफान को याद आता है, ये कहते मैंने सुना था कि तुमने वांग क्लैन का वो जो बंदा है वांग यान उसे हराया था। लिंगडोंग कहता हाँ, मेरे उसके बीच में काफी दुश्मनी थी। और ये कहता है फिर कहीं आप भी तो नहीं जाते, जैसे कि लांगटियान मेरे से कह रहा था कि वांग यान से माफी मांगो। ये सुनते लिनफान कहते हैं हम और वांग क्लैन उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, पर मैं तुम्हें सावधान करूंगा कि इस बैटल ऑफ सीड्स में वांग यान का बड़ा भाई वांग जोंग पार्टिसिपेट करेगा, और वांग क्लैन का वो टॉप टैलेंट है। वांग जोंग के बारे में 2 साल पहले लिन के एर ने इसको बताया था कि लांगटियान भी उससे फाइट करने में एक बार को हिचकता है। अब ये बताते हैं कि जब वांग जोंग फॉर्म क्रिएशन लेवल पर था तब वो की क्रिएशन के लेवल के बंदों को हरा देता था। लिंगडोंग कहता है ठीक है, अभी भी बैटल ऑफ सीड्स में 1 महीने बचे हुए थे, तो ये बोलते हैं कि तुम इस 1 महीने ट्रेन कर सकते हो, और अगर तुम्हें कुछ ट्रेजर्स चाहिए क्योंकि तुम क्लैन चैंपियन हो तो उस जगह पर चले जाना क्लैन ट्रोव में। लिंगडोंग को भी इसमें काफी इंटरेस्ट था। लिंगडोंग यहाँ से निकल जाता है। अब पर्पल एल्डर लिन फान से कहते हैं कि आपको लगता है कि बैटल ऑफ सीड्स को ये बंदा पास कर जाएगा। लिन फान देखते हैं इनके हाथों में चाय था, ये कहते हैं ये बंदा जब इतने कम रिसोर्सेज के होते हुए भी, एक ब्रांच फैमिली का बंदा होते हुए भी इस लेवल पर पहुंच चुका है तो तुम सोच ही सकते हो, और बैटल ऑफ सीड्स में हमें भी मजा आने वाला है। अब फाइनली अगले दिन की सुबह होती है। आज के दिन लिंगडोंग क्लैन ट्रोव में एंटर करने वाला था। कई सारे लोग इसे घूर रहे थे, पर ये किसी पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर ट्रेनिंग फील्ड थी जहाँ पर कि लिंगडोंग पहुंच चुका था। यहाँ पर जो भी लोग इसे देखते हैं फिलहाल ये चुप रहते हैं। अब एक एल्डर के साथ ये क्लैन ट्रोव के अंदर जाने लगता है। ये अपने पर्पल एल्डर ही थे। लिनमो इसे बताने लगते हैं क्लैन ट्रोव वगैरह के बारे में, और इसमें लिनमो इसको हल्की आवाज में कहते हैं आज लांगटियान कल्टीवेशन के लिए जा चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आराम से एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पहुंच जाएगा। इनकी बात सुनकर के लिंगडोंग भी एक पल को रुकता है, और बात से इनके सहमत था। ये इसे मालूम था अगर लांगटियान का पावर बढ़ रहा है तो इसके लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि अभी तक ये दोनों इवनली मैच्ड माने जा सकते हैं। और इसमें लिनमो इसे कहते हैं जितना मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा स्टेप, तुम हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर हो, और क्लैन ट्रोव में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मे भी तुम मैनिफेस्टेशन तक जा सकते हो, पर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। एल्डर लिनमो को ये थैंक्स बोलता है। अब ये दोनों काफी तेजी से अंदर जाने लगते हैं। अंदर ये लोग जब इनर कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं तो यहाँ पर वही ब्लैक रोब एल्डर जो कि लिंगडोंग से काफी चिढ़ते थे, लिनजी ये दरवाजा खोलते हैं। यही इस क्लैन ट्रोव के इंचार्ज हैं। अब इनके पास भी कोई चॉइस नहीं था। अब ये इन दोनों को अंदर जाने देते हैं, और जाते जाते एक चीज बोलते हैं लिंगडोंग से कि तुम 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते अंदर, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी बड़े होंगे, और जब तुम बाहर आओगे तो एक ही ट्रेजर लेके बाहर आ सकते हो, नहीं तो जितने तुम ट्रेजर लाओगे और जो तुम्हारे पास भी है सब तुमसे छीन लिया जाएगा। लिंगडोंग इन्हें देखता और कुछ बोलता नहीं। अब जैसे इस क्लैन ट्रोव के अंदर
लिंग डोंग एंटर करता है। लिंग जी अपने गार्ड से कहते हैं और ये सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। अब लिन मू भी यहाँ से वापस लौट जाते हैं, पर आते जाते ये भी एक लुक देते हैं लिन जी को। पर लिन जी इस समय एक बंदे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुमको जो कहा था क्या तुमने वो कर दिया है? ये बंदा कहता है हाँ, मैंने वहाँ पर कई सारे एरे प्लेस कर दिए हैं और जैसे उसके कदम पड़ेंगे वो एरेस एक्टिवेट हो जाएंगे और इसके चुपचाप मार देंगे। और अगर वो ब्रूट फोर्स से उसे ब्रेक करने की कोशिश किया तो ये वैसे भी मारा जाएगा। यहाँ पर एक पेल व्हाइट फेस्ड एल्डर थे जो कहते हैं ये बात। अब ये बात सुनकर के लिन जी और भी ज्यादा सेटिस्फाइड था। फिर से मन में गाली देता है, ब्रांच फैमिली से आके तुम इतना ज्यादा उछल रहे थे ना, अब ठीक है देख लेना। अब इधर लिंग डोंग को दिखाया जाता है। अब ये लिन क्लैन के क्लैन ट्रोप के अंदर जा रहा था। अंदर में जो युवान पावर था बाहर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था इसे कई सारे ट्रेजर्स भी दिखते हैं। तभी अंकल मार्टिन कहते हैं जो मेन ट्रेजर्स हैं वो काफी गहराई में है। पर इस समय एक चीज ये और कहते हैं, अंदर में मैं फील कर सकता हूँ किसी ने एनर्जी फ्लक्चुएशंस लगाए हैं, एरेज बनाए, एक फॉर्मेशन बनाया है और ये उसी ब्लैक रोब्ड लिन जी का काम है। लिंग डोंग भी हंसता है। अंकल मार्टिन कहते हैं ठीक है देख लेंगे उसको बाद में, फिलहाल सही समय नहीं है। कई सारे ऐसे ट्रेजर्स देखते हैं पर किसी में फिलहाल इसको इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। आधा घंटा घूमते घूमते ये गहरे वाले रीजन्स में पहुंच चुका था। अब यहाँ पर जो भी इसे ट्रेजर्स एलेक्सियर्स वगैरह दिख रहे थे या मार्शल आर्ट्स, ये कहीं ज्यादा पावरफुल थे और जितना अंदर ये जा रहा था युवान पावर का जो कंडेंस लेवल था वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। ग्राउंड पर इसको कई सारे होल्स भी दिखते हैं और इन होल्स के कारण ही युवान पावर यहाँ पर ज्यादा ही डीप लेयर में था और नीचे में एक ऐसा फॉर्मेशन था जो लगातार युवान पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था अर्थ वगैरह से और हेवन से। लिंग डोंग समझ जाता है कि लिन क्लैन वाले ने इस जगह को इतना पावरफुल बनाने के लिए, रिच बनाने के लिए फॉर्मेशंस बनाए हैं और युवान पावर्स पील्स यहाँ पर ये लोग सप्लाई करते रहते हैं ताकि यहाँ पर जो भी ट्रेजर्स है उनमें पावर काफी रिच मात्रा में रहे। अब ये समझ जाता है कि लिनमू क्यों चाहते थे किस अपॉर्चुनिटी का ये यूज करे और मैनिफेस्टेशन लेवल पर पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर युवान पावर है ही इतना ज्यादा। फिलहाल लिंग डोंग को बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था जैसे कि मार्शल आर्ट वगैरह। इसका मेन इंटरेस्ट था अर्थली सोल ट्रेजर्स में। मैनिफेस्टेशन लेवल का आर्ट तो इसके पास था ही, जैसे वो ग्रेट हेवनली फिनिक्स है वो मैनिफेस्टेशन लेवल का ही आर्ट है पर लो ग्रेड का है। और उसके सामने जो लिंग डोंग का ग्रेट डेजोरेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर है वो एक हाई ग्रेड का मैनिफेस्टेशन आर्ट है। लिंग डोंग देखता है इसको 4 अर्थली सोल ट्रेजर्स दिखते हैं पर बीच बीच में इसको अंकल मार्टिन सावधान करते रहते थे उन फॉर्मेशन से। और इन अर्थली ट्रेजर्स के पास ही लिंग जी ने फॉर्मेशंस लगवाए थे। अब लिंग डोंग सावधानी से इन चारों ट्रेजर्स के तरफ बढ़ना शुरू करता है। काफी करीब पहुंचने के बाद ये कंफर्म करता है कि ये सच में अर्थली ट्रेजर्स ही हैं। अब यहाँ पर जो एक बैरियर लगा हुआ था इसे ब्रेक करके ये और भी ज्यादा करीब पहुंचता है और जैसे ही अपने हाथ बढ़ाता है एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट इसको चारों तरफ से घेर लेती है, मानो एक जेल बना ली हो। लिंग डोंग देखकर कहता है ये लिंग जी ये सच में मतलब मुझे मारना चाहता है। 10 बीम ऑफ लाइट्स निकलती और इसके वाइटल पॉइंट्स पर ये अटैक करने लगती है। अब लिंग डोंग भी अपने पावरफुल पंच को लॉन्च करने जाता है। अब इधर लिंग जी इसको पता चल गया था कि फॉर्मेशन में लिंग डोंग फंस चुका है, तो ये फॉर्मेशन को और भी ज्यादा तरीके से यूज करके इसे मारने को सोचते हैं। इनके साथ 3 एल्डर्स और थे। ये चारों अपने हैंड से मूव कर और 4 बीम ऑफ लाइट इस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा डार्क करने लगती है। लिंग डोंग समझ जाता है कि लिंग जी काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड है। तभी अंकल मार्टिन लिंग डोंग को दिखाते हैं फॉर्मेशन का जो टॉप पॉइंट था वहाँ पर एक फोकल पॉइंट था। ये कहते हैं तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे तो बाहर से वो लोग इस फॉर्मेशन पर एनर्जी भेज नहीं पाएंगे। पर ये फोकल पॉइंट भी कई सारे पावरफुल फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड था। अंकल मार्टिन इसे कहते हैं जल्दी करो, नहीं तो अगर ये फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया तो उनके पावर्स भी ज्यादा होंगे। लिंग डोंग रुकता नहीं है, ये कई सारे हैंड सेल्स बनाता है। इसके बॉडी से अलग ही एक रूथलेस ऑरा बाहर निकलती है और ये डायरेक्टली एक प्रिसाइज एक सिंगल अटैक से उस फोकल पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। चारों एल्डर्स का इस फॉर्मेशन से कांटेक्ट हट जाता है और इस समय लिंगजी हो या जो भी ये खून की उल्टी करने लगते हैं। चेहरा इन सभी का उतर चुका था और खास करके एक चीज से हैरान थे, वो जो ब्लडी लाइट लिंग डोंग की बॉडी से निकली थी वो कहीं ज्यादा टेरिफाइंग थी। दूसरे एल्डर कहते हैं शायद कोई अटैक था ये लिंग डोंग का, पर लिंगजी कहते हैं वो बंदा इतना पावरफुल अटैक वो लॉन्च नहीं कर सकता है क्योंकि ये चारों मिल करके इस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे जो कि एक पीक मैनिफेस्टेशन का फॉर्मेशन माना जा सकता है। लिन जी जो कि खुद एडवांस मैनिफेस्टेशन लेवल पर थे पर ये भी इस समय डर रहे क्लैन ट्रोप के अंदर जाने से। अब लिंग जी आगे बढ़ता नहीं तो ये तीनों एल्डर्स भी बाकी समझ जाते हैं कि इनका प्लान फ्लॉप हो चुका है। अब इधर क्लैन ट्रोप के अंदर लिंग डोंग हंस रहा था और इस समय ये कहता है कि बाहर निकलने के बाद मैं उसे बताता हूँ। अंकल मार्टिन भी इस समय लिंग डोंग के शोल्डर पर आकर के बैठ चुके थे और वो जो ब्लडी सोल पपेट था अब ये फाइनली लिंग डोंग के अंदर चला जाता है, स्टोन टैलिस्मैन के अंदर। इसी ने वो अटैक किया था। एक ही समस्या इसके पास बची थी, ये जो ब्लड सोल पपेट था इसका किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा था और स्टोन टैलिस्मैन भी इसे कुछ समय तक ही कंट्रोल कर सकता है, तो जल्दी से इसे इसका कोई पूरा स्थायी उपाय ढूंढना पड़ेगा। अब ये पहले सोल ट्रेजर को देखता है। ये एक सॉफ्ट स्वॉर्ड था, कलर इसका ब्लड रेड था और इस स्वॉर्ड में स्पिरिचुअल पावर मिक्स था। और इसको देख करके अंकल मार्टिन कहते शायद ये एंशिएंट डेमन ब्लड पाइथन से रिलेटेड है। पर लिंग डोंग स्वॉर्ड वगैरह में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं है शुरू से।
अब इसकी नजर दूसरे सोल ट्रेजर पर जाती है जिसके आसपास एक येलोविश लाइट निकल रहा था और ये शायद किसी टर्टल के सेल से बना हुआ था। मतलब इसकी डिफेंसिव प्रॉपर्टीज काफी होंगी। अंकल मार्टिन इसमें इसको ज्ञान बांटते रहते हैं। अब बाकी जो 2 ट्रेजर्स थे उनमें से एक था ब्लैक स्पीयर और इस स्पीयर को किसी एंशिएंट डेमन के बोन से बनाया गया था। और आखिरी था एक वेस्ट और ये टर्टल सेल के डिफेंस के आसपास ही था। पर लिंगडोंग अब सोचता है अगर इसको वो भाला और टर्टल सेल दोनों मिल जाता तो इसका डिफेंस और अटैक दोनों स्ट्रांग हो जाता। पर ये चुन एक ही सकता था। अंकल मार्टिन भी फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी अंकल मार्टिन इसके कंधे से उछलते हैं और यहाँ पर जो भी फॉग टाइप ऑरा था ये अपने क्लॉज से उसको दूर ढकेल देते हैं। फाइनली लिंगडोंग की भी नजर इन चारों ट्रेजर्स के ऊपर में धुंध हटने के बाद जाती है। वहाँ पर सेंट्रल स्पॉट था और एक स्टोन अरीना था और वहाँ पर एक पाम साइज का ब्लैक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। अब ये जब देखता था वो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है एक स्टैचू है स्मॉल माउंटेन हिल का और उसमें से जो वाइब्रेशन निकल रहा था उसे फील करके लिंगडोंग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित था। चारों स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को छोड़ करके ये उस ब्लैक हिल को अब घूर रहा था। अंकल मार्टिन तो भी चुपचाप देख रहे थे। अंकल मार्टिन को लगता है वो चीज बस सुंदरता के लिए में भी रखा हुआ है। लिंगडोंग भी उसमें से जो वाइब्रेशन फील करता है वो काफी वीक था। पर ये जैसे ही उस छोटे से स्टैचू हिल को मूव करने की कोशिश करता है ये इसको मूव कर ही नहीं पा रहा था। अब अंकल मार्टिन जब इस सीन को देखते हैं तो ये कहते लगता है मैंने गलती कर दी, कुछ और चीज है। क्योंकि इनको भी मालूम है कि लिंगडोंग का फिजिकल पावर ये पहाड़ को हिला सकता है, ये बस एक छोटा सा स्टैचू को क्यों नहीं हिला पा रहा है। दोनों अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब ये जो भी चीज है ये वो भी अर्थली सोल ट्रेजर ही होगा। बड़ी बात ये थी कि इस स्टैचू में से कोई एनर्जी वगैरह ज्यादा निकल नहीं रहा था। अब लिंगडोंग सोचता है ये अपने मेंटल एनर्जी से इस स्टैचू को हिलाने की कोशिश करेगा और इस बार भी ये नाकामयाब था। युवान पावर भी यूज कर लेता है फिर भी इसको कोई कामयाबी मिलती नहीं है। अब अंकल मार्टिन भी समझ जाते हैं कि आज तक लिन क्लैन में कोई इस चीज के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा। लिंगडोंग इनसे कहता फिर हम करें क्या। ये अभी भी था संदेह में कि इसने एक फैमिलियर एनर्जी से फील किया था जो कि न तो युवान पावर था न मेंटल पावर, और शायद एक ऐसा पावर था जो दोनों का मिश्रण था, युवान पावर और मेंटल पावर का। फिर ये सोचने लगता है कहीं ये इसेंस युवान पावर तो नहीं है, मतलब युवान पावर का ओरिजिन। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही अपना अलादीन वाला चटाई निकालता है। अंकल मार्टिन भी इस समय कुछ रियलाइज करते हैं। ये भी समझ जाते हैं शायद इसके लिए इसको मूव करने के लिए युवान पावर और मेंटल एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ेगी। लिंगडोंग कहता है मैं भी श्योर नहीं हूँ पर एक ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अब ये दोनों पावर्स अपने मेंटल और युवान पावर इस मैट में मिक्स करने लगता है और इसके एसेंस को उस स्टैचू ब्लैक हिल की तरफ भेजने लगता है। और जैसे ये भेजता है उस हिल से भी एक रेस्पॉन्स आता है, कुछ फ्लक्चुएशंस निकलते हैं और इस समय ब्लैक हिल के आसपास एक लेयर लेयर दर लेयर एसेंस युवान पावर का बनने लगता है। और धीरे धीरे ये जो हिल का कलर था स्टैचू का और भी ज्यादा डार्क होते जाता है और उसमें से एक साउंड वेव भी निकलने लगता है और ब्लैक हिल मानो अवेकन हो रहा था। तो वो जो चारों अर्थली ट्रेजर्स थे उनका लाइट भी डिम होने लगता है और ये चारों यहाँ से थोड़ा दूर जाने को देखते हैं। बात बड़ी ये थी कि चारों ट्रेजर्स खुद इतने पावरफुल थे पर इस ब्लैक हिल से ये डर रहे थे। मतलब ये ब्लैक हिल इन चारों के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब फाइनली इसके एसेंस युवान पावर से ये ब्लैक हिल थोड़ा सा हवा में उठने लगता है और जैसे उठता है पूरा क्लैन ट्रोप में एक एक्सप्लोजन को सुना जा सकता था और इस ब्लैक हिल के आसपास युवान पावर भी आने को नहीं देख रहा था। ब्लैक हिल का साइज भी थोड़ा बड़ा होने लगता है और इसमें से जो एनर्जी निकल रहा था काफी तेज और काफी प्रभावी निकल रहा था। अभी इस माउंटेन को देखता है, इस पर छोटे मोटे चट्टान को देखा जा सकता था। बड़ी बात ये थी ये माउंटेन बस कुछ यार्ड का था पर इसका जो वेट था बहुत ज्यादा ही था। तभी अंकल मार्टिन कहते हैं इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। जब लिंगडोंग ध्यान से देखता है अपने मेंटल एनर्जी से तो इस पर लिखा हुआ था हैवी प्रिजन पीक। अंकल मार्टिन इसे कहते हैं जल्दी इस पर तुम अपना ब्लड सील बना लो, क्योंकि ये जो चीज है वो तुम्हारी सेंस युवान पावर खा रहा है और तुम्हारा जैसे जैसे पावर कम हो रहा है इसका साइज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी इसका जो स्पिरिट है काफी वीक है, नहीं तो बाद में तुम इसे काबू भी नहीं कर पाओगे। लिंगडोंग भी इनकी बात मान लेता है। लिंगडोंग तुरंत ही अपना इसेंस ब्लड निकालता है और इस माउंटेन पर इसे ये इम्प्रिंट करने लगता है। पर लिंगडोंग आश्चर्यचकित था। जैसे ही ये माउंटेन के क्लोज जा रहा था माउंटेन इसके ब्लड इसेंस को रिपेल कर रहा था। ये देख करके अंकल मार्टिन भी अपने क्लॉज को एक्टिवेट करते हैं और जैसे इसको ये एक्टिवेट करते हैं लिंगडोंग के पाम पर जो मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन था उससे एक वार्म लाइट निकलती है और ये तुरंत ही हैवी प्रिजन पीक को सप्रेस करने लगती है। अंकल मार्टिन इसमें अपना ऑरा यूज कर रहे थे तो ये लिंगडोंग से कहते जल्दी करो। फिर से लिंगडोंग अपने इसेंस ब्लड को यूज करता है। अब क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स था नहीं तो फाइनली ये इस पर अपना ब्लड सील बना लेता है और तुरंत ये जो पीक माउंटेन था पहले जैसा हथेली के आकार के साइज का हो जाता है। फाइनली इसने हैवी प्रिजन पीक को एक सोल ट्रेजर को हासिल कर लिया था। अब अंकल मार्टिन इसे कहते हैं अब देखते हैं कितना पावरफुल है। अब ये इसमें मेंटल और मेंटल और युवान पावर दोनों मिक्स करके यूज करता है। जैसे ये इसे यूज करता है एक्टिवेट हो जाता है और इसके लिए इसको उस चटाई की हमेशा जरूरत पड़ेगी और मेंटल और
युवान पावर के मिक्स को इसेंस युवान पावर कहा जाता है। अब इस पावर के चलते फिर से ये प्रिजन पीक एक्सपैंड होने लगता है और इसकी साइज बढ़ते बढ़ते 1000 फीट के आसपास हो जाती है कुछ ही सेकंड में। और ये जैसे ही उस एरिना पर गिरता है वो एरिना ही राख में हो जाता है और ये हैवी प्रिजन पीक अंदर 10-12 फीट नीचे धंस जाता है। ये समझ जाते हैं ये प्रिजन पीक कहीं ज्यादा पावरफुल है, मे भी शायद किसी मैजिकल मटेरियल का बना हुआ है। अंकल मार्टिन तो कहते हैं अगर तुम इसे किसी पर इनिशियल मैनिफेस्टेशन के बंदे पर गिरा दो तो वो ऐसे दब के मर जाएगा। और कहते तुम काफी लकी हो बच्चे। और बड़ी बात ये है कि कोई भी इसको एक्टिवेट कर नहीं सकता था क्योंकि मेंटल पावर और युवान पावर को मिक्स करना ये चटाई ही कर सकती है। लिंगडोंग भी इनकी बात सुनकर के हंसता है। अब लिंगडोंग तुरंत ही अपने हैंड सील्स मूव करता है। प्रिजन पीक फिर से हथेली के आकार का हो जाता है और ये थोड़ी समय में एक ब्लैक लाइट में बदल करके लिंगडोंग के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। क्योंकि ये जो अर्थली सोल ट्रेजर्स होते हैं ये एक स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं तो इन्हें बॉडी के अंदर रखा जा सकता है। अब लिंगडोंग बोलता है क्योंकि यहाँ पर युवान पावर भी काफी ज्यादा है तो अब मैं कोशिश करूंगा इनिशियल मैनिफेस्टेशन लेवल में एंटर करने का। अंकल मार्टिन तुरंत ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देते हैं ताकि कोई बाहर से इस पर अटैक ना करे। लिंगडोंग तुरंत ही अपने एंसेस्ट्रल डेवोरिंग पावर से इस युवान पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब इस समय जैसे कि आपने बैटल थ्रू द हेवन में देखा होगा डाउकी सी, वैसे ही लिंगडोंग के बॉडी में इसके युवान डान को दिखाया जाता है। अंदर में इसके उस स्मॉल हिल को भी देखा जा सकता था और इसका जो युवान पावर था काफी तेजी से कंडेंस हो रहा था और ये प्रिजन पीक भी चमक रहा था धीरे धीरे। इसका ब्लैक ग्लो मानो वापस आ रहा हूँ। और इस समय इस एंसेस्ट्रल डेवोरिंग टैलिस्मैन की मदद से, सिंबल की मदद से इसने यहाँ पर जो भी युवान पावर था सबको इसने डेवोर कर लिया था। नहीं तो इतना जल्दी युवान पावर एब्जॉर्ब करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल ने लिंगडोंग का जो रास्ता है युवान पावर को एब्जॉर्ब करने का वो काफी कम कर दिया था और इस समय तक 15 दिन बीत चुके थे। इसके बॉडी में युवान पावर लाइट को धीरे धीरे कंडेंस होते हुए देखा जा सकता था। बॉडी से एक अलग ही लेवल का टेरिफाइंग और अब बाहर भी निकलने लगा था। अंकल मार्टिन फाइनली जागते हैं और शायद अब ये समझ गए थे कि लिंगडोंग मैनिफेस्टेशन के इनिशियल लेवल पर पहुंचने ही वाला है। और इस समय आसपास का जो एरिया था मानो ब्लोन हो गया हो। कई सारे सोल ट्रेजर्स दूर जाके गिरते हैं और लिंगडोंग फाइनली अपनी आंखें खोलता है। आंखों से किसके एक गोल्डन ग्लो बाहर निकलता है। ये स्माइल करता और कहता है अब मौका आ गया उस लिन जी से बदला लेने का। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और क्योंकि बहुत